एमपी में कमलनाथ हुकूमत का पहला बजट पेश हुआ। रियासती वजीर खजाना तरुण भनोट ने बजट पेश किया है। बजट में किसानों को खुश करने की कोशिश की गई है। अच्छे ढंग से खेती करवाने वालों की गारंटी ली गई है। इसके तहत कृषि बंधु योजना शुरू की जाएगी और बागबानी और फूड प्रोसेसिंग पर भी तवज्जो मरकूज होगी। बजट में अक़लियती तबकों को भी लुभाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस बजट में हज कमेटी और वक्फ बोर्ड की ग्रांट में इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। वहीं राजस्थान में भी अशोक गहलोत ने असेंबली में अपना पहला बजट पेश किया है। बजट में अक़लियती तबके को सौगात दी गई है। रियासत में मदारिस तालीम को हाईटेक किया जाएगा। मदरसों की जदीदकारी के लिए 10 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया है। राजस्थान में मॉडल मदारिस कायम किए जाएंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अरबाज इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरबाज, आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान में अशोक गहलोत हुकूमत ने बजट पेश किया है, अक़लियतों के लिए क्या कुछ सौगात इस बजट में दी गई है? जी बिल्कुल, ये जो पहला बजट आज पेश किया गया है एक तरीके से, इससे पहले फरवरी में जो बजट अनुदान पेश किया गया था, उसके बाद में जो काफ़ी उम्मीदें थी इसमें कई तबकों को, खासतौर पर अक़लियत के लिए काफ़ी कुछ इसमें जो है उम्मीदें थी। और आज जो बजट पेश किया गया है उसमें मदरसों के लिए 10 करोड़ का यहाँ पर उन्होंने अलग से प्रावधान किया है। और जो राजस्थान के मदरसे हैं उन्हें हाईटेक करने के लिए उन्होंने ये कहा है कि उनके जो पिछली सरकार का कार्यकाल था 2008 से 2013 का, उस दौरान उन्होंने मदरसा हाईटेक एक योजना की उन्होंने घोषणा की थी। जो मदरसा जो हाईटेक करने के लिए उन्होंने 10 करोड़ का प्रावधान इस बार फिर से किया है। इस योजना को दोबारा से शुरू किया जाएगा। जितने भी मदरसे हैं राजस्थान में, उनमें जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं वो मॉडल मदरसे डेवलप किए जाएंगे। मॉडल मदरसों के अंदर जो बच्चे हैं जो तालीम याफ्ता हैं मदरसों के अंदर, उन्हें हाईटेक एजुकेशन दी जाएगी, कंप्यूटराइज एजुकेशन दी जाएगी। कोशिश ये की जाएगी कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। खास तौर पर जो हॉस्टल्स हैं उनके लिए भी उन्होंने कहा है कि राजस्थान में गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, खासतौर पर माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाली जो बच्चियां हैं उनके लिए हॉस्टल्स डेवलप किए जाएंगे। पहला जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है वो अलवर के अंदर एक माइनॉरिटी गर्ल्स हॉस्टल का किया है कि वहाँ पर वो वहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा जो राजस्थान में माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो युवा हैं जिन्हें रोजगार की बड़ी परेशानी है, वो अपने रोजगार को लेकर के उन्हें यहाँ अलग से लोन देने की यहाँ पर सिफारिश की गई है। और जिस तरह की उन्होंने बातचीत की गई है कि जो बहुत ही मिनिमम ब्याज के अंदर उन्हें लोन दिया जाएगा। साथ ही साथ जो मदरसा पैरा टीचर्स की यहाँ पर डिमांड्स थी, उन डिमांड्स को अगर देखा जाए तो खास तौर पर जॉब में रेगुलर करने के लिए अभी उन्होंने असेंबली मार्च भी किया था। यहाँ पर उस जो डिमांड को लेकर के अभी कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन उन तमाम जो इस तरह के लोग हैं जो संविदा पर काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर ये कहा गया है कि एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी उनकी तमाम जो मांगों को देखेगी, उस पर गौर व फिक्र करेगी, उसके बाद में रिपोर्ट पेश करेगी और उनके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। जी, जिस तरह से पैरा टीचर्स भी एहतजाज लगातार कर रहे थे और उनके भी कई सारे मुतालबे थे, तो उनको लेकर के क्या कुछ इस बजट में कुछ पेश किया गया है? जी, जो मदरसा पैरा टीचर्स की डिमांड थी वो उन्हें रेगुलर करने की थी, क्योंकि वो अभी तक रेगुलर नहीं है, बहुत ही मिनिमम ऑनरेरियम के ऊपर काम कर रहे हैं। 7,000 रुपए के ऊपर उन्होंने कहा था कि हमें 25,000 या तो कम से कम ऑनरेरियम किया जाए या फिर हमारी जॉब रेगुलर की जाए। फिलहाल उनकी जो डिमांड्स है उनके लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी इनकी जितनी भी जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र करेगी, एक रिपोर्ट देगी, उसके बाद में काम किया जाएगा। जो सबसे बड़ा सेगमेंट है माइनॉरिटी के लिहाज से, वक्फ बोर्ड और हज कमेटी, इसको लेकर के कोई यहाँ पर अनाउंसमेंट बजट में नहीं किया गया है। और जो डिमांड्स थी वो ये थी कि राजस्थान में जितनी भी वक्फ जायदादें हैं उन्हें जियो टैग करके उन्हें डेवलप किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस किया था। फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट के बजट में हज कमेटी और वक्फ बोर्ड अभी पूरी तरीके से बाहर है, उस पर कोई बातचीत नहीं की गई। लेकिन मदरसों के लिए अलग से 10 करोड़ की जो स्कीम का अनाउंसमेंट फिर से किया है सीएम ने। उससे जो माइनॉरिटी से जुड़ा, खासतौर पर अक़लियत से जुड़ा जो तबका है वो काफी खुश है, क्योंकि तालीम बुनियादी चीज है। तालीम के जरिए ही किसी कौम की तरक्की हो सकती है। फिलहाल
जो बजट है वो पूरा पेश कर दिया गया है। इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो राजस्थान में काफी अहम है, खासतौर पर किसानों के लिए काफी बातचीत की गई है। किसानों के अलावा जो पानी यहाँ का बुनियादी मुद्दा है उसको लेकर के कई यहाँ पर अनाउंसमेंट किए गए हैं कि अलग से चंबल के जरिए जो कई ऐसे इलाके हैं जो अब तक पानी से महरूम थे वहाँ पर पानी पहुँचाया जाएगा। बिजली के लिए खास काम किए जाएंगे, खासतौर पर जो सोलर एनर्जी, क्योंकि राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर सोलर एनर्जी का काफी पोटेंशियल है, उस पर काम किया जाएगा। जो महात्मा गांधी के सिद्धांत थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अहिंसा का जो उनका सिद्धांत है उसके लिए एक अलग से सेंटर यहाँ पर बनाया जाएगा जयपुर में। और जो स्टेट लेवल के गेम्स हैं वो शुरू किए जाएंगे, जैसे नेशनल गेम्स होते हैं उसकी तर्ज पर, ताकि खिलाड़ियों को जो है मौका मिले। खासतौर पर रोजगार की काफी अहम उन्होंने घोषणा की है। अगर देखा जाए 75,000 जो सरकारी मुलाजिम हैं वो भर्ती किए जाएंगे अलग अलग महकमों के अंदर। और जो किसान हैं उनके लोन की जो माफी का बड़ा मुद्दा था उसको लेकर के उन्होंने बजट में आंकड़े रखे हैं सामने कि जितने किसानों के लोन हैं वो माफ कर दिए गए हैं, वो उन्होंने यहाँ पर तादाद बताई है। साथ ही साथ ये बात भी कही है कि राजस्थान में जो कोई नया टैक्स है वो अलग से नहीं लगाया जाएगा। अभी तक जितने टैक्स लगाए गए थे पहले, उनमें से कई अलग अलग टैक्स में उन्होंने जो स्टेट जीएसटी है उसको ज्यादा आसान बनाने की बात कही है। राजस्थान के अंदर और भी कई ऐसे तबके हैं, खासतौर पर जो आंगनबाड़ी है, जो वहाँ पर जो कार्यकर्ताएं हैं जो काम करती हैं, वर्कर्स, उनके जो ऑनरेरियम है उसके अंदर उन्होंने इजाफा किया है। जो 6,000 में काम कर रही थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनका ऑनरेरियम अब 7,500 कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल अरबाज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाजरीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर मगरबी बंगाल से आ रही है। आपको बता दें, मदरसा मामले पर आज वजीर आला ममता बनर्जी मीटिंग कर सकती है। मदारिस में असातिज़ा की तकर्रुरी और मदरसा तालीम में मजीद बेहतरी के लिए ये मीटिंग हो सकती है। आपको बता दें, रियासी सेक्रेटरीट नबाना में ये मीटिंग हो सकती है। वजीर अक़लियत अमूर मदरसा एजुकेशन के वजीर गयासुद्दीन मल्ला ने मीटिंग की तैयारी की है। बर्दवान और मुर्शिदाबाद के मदारिस में दहशतगर्दाना सरगर्मियों के ताल्लुक से भी बातचीत मुमकिन है। इस वक्त की एक और अहम खबर जो कि मगरबी बंगाल से है। मदरसा मामले पर आज वज़ीर आला ममता बनर्जी मीटिंग कर सकती है। मदारिस में असातिज़ा की तकर्रुरी और मदरसा तालीम में मजीद बेहतरी के लिए ये मीटिंग हो सकती है। रियासी सेक्रेटरीट नबाना में मीटिंग होगी। वज़ीर अक़लियत अमूर और मदरसा एजुकेशन के वज़ीर गयासुद्दीन मल्ला ने मीटिंग की तैयारी की है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त जुड़ चुकी है। शबाना, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये मीटिंग होने वाली है, कब ये मीटिंग होगी, कौन कौन से वजीर और लीडरान जो इस मीटिंग में शामिल होंगे और किन उमूर पर खास तौर से इस मीटिंग में बातचीत होगी? देखिए मुनज़्ज़ा, आज जिस तरह से रियासती वजीर गयासुद्दीन मुल्ला ने के तरफ से जो खबर आई है, उनके दफ्तर से जो खबर आई है, हालांकि रियासती सेक्रेटेरिएट नवन्ना से इस ताल्लुक से अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं किया गया है, लेकिन मदरसा तालीम के वजीर ने कहा है कि वो मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं और वजीर आला ममता बनर्जी किसी भी वक्त उन्हें मीटिंग के लिए बुला सकती हैं नवन्नो, और वो उस मीटिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आज किसी भी वक्त ये मीटिंग हो। वजीर आला ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि वो इस मामले में मीटिंग करेंगी। आपको याद होगा कि जब मरकज की एक रिपोर्ट आई थी बंगाल के बर्दवान और मुर्शिदाबाद के मदारिस को लेकर के, यहाँ के मदारिस में कुछ दहशतगर्दाना सरगर्मियों के ताल्लुक से खबर आई थी, उसके बाद से रियासती असेंबली में इस ताल्लुक से रियासती वजीर पार्थो चैटर्जी ने तृणमूल की तरफ से जो है वो इसकी मजम्मत की थी। और इस मामले में सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही नहीं बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट ने भी एक साथ जो है वो इसके मजम्मत की थी और कहा था कि वो एक करारदाद जो है वो पेश करेंगे और अपनी रिपोर्ट जो है वो मरकजी हुकूमत को भेजी जाएगी मदरसा के ताल्लुक से। उसके बाद ये मुतालबा किया गया था कि क्योंकि वज़ीर आला ममता बनर्जी जो है वो खुद अक़लियती अमूर का महकमा देखती हैं और गयासुद्दीन मुल्ला MOS हैं इस महकमे के, तो वज़ीर आला ममता बनर्जी इस मामले में खामोश क्यों हैं। तो आज जिस तरह से ममता बनर्जी ने मीटिंग बुलाई है, हो सकता है ये मीटिंग बंद कमरे में हो और इस ताल्लुक से जो है वो कोई खबर मीडिया को ना दी
जाए, क्योंकि ये इस मीटिंग के बाद एक रिपोर्ट जो है वो बंगाल की तरफ से जो है वो मरकजी हुकूमत की भेजी जाएगी। ये काफ़ी अहम बात है कि ममता बनर्जी की तरफ से, उनकी हुकूमत की तरफ से मदारिस के ताल्लुक से क्या कुछ जो है वो कहा जाता है इस रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट की तैयारी के लिए आज जो MOS हैं गयासुद्दीन मुल्ला, उन्हें नौबन्नो बुलाया जा सकता है और खुद वज़ीर आला ममता बनर्जी बहरास्त उनके साथ मीटिंग करेंगी। साथ ही साथ आप देखें कि जिस तरह से बंगाल के मदारिस में असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता है उस वक्त तक जो है वो टेम्पोररी बेसिस पे जो है वो मदारिस में असातिज़ा की तकर्रुरी की जा सकती है। तो ऐसे में जो बरसों से ये मामला जो है अटका हुआ है, मदारिस में मदरसा सर्विस कमीशन के तहत मदारिस में असातिज़ा की तकर्रुरी होती है, लेकिन क्योंकि मदारिस को अक़लियती अदारे का दर्जा हासिल है, तो ऐसे में मदरसा सर्विस कमीशन के पर जो है वो सवालिया निशान लग गया था और ममता बनर्जी हुकूमत जो है वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन तकर्रुरी ना होने की वजह से लोग परेशान हैं, उम्मीदवार परेशान हैं और एक तरह से जो मदारिस में जो असातिज़ा की कमी है उसकी वजह से मदरसा तालीम भी जो है मुतासिर हो रहा है। ऐसे में आप देखें कि लोकसभा इलेक्शन में जो नताइज सामने आए हैं, ममता बनर्जी धीरे धीरे उन तमाम, चाहे वो पे कमीशन का मामला हो, सर्विस कमीशन का मामला हो, ममता बनर्जी उन तमाम जगहों को जो है वो देख रही हैं कि कहाँ कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से नाराजगी सामने आई थी। तो ऐसे में हो सकता है कि इस मीटिंग में असातिज़ा की तकर्रुरी के ताल्लुक से भी कोई अहम फैसला लिया जाए। बहरहाल नजर होगी इस मीटिंग पर कि इस मीटिंग में ममता बनर्जी क्या कहती हैं, गयासुद्दीन मुल्ला क्या कुछ रिपोर्ट पेश करते हैं और उस आधार पे क्या कुछ रिपोर्ट हुकूमत की तरफ से मरकज को भेजी जाएगी। तो मीटिंग काफी अहम है और काफी दिनों के बाद जो है ये मीटिंग हो रही है। हालांकि इस मामले को गयासुद्दीन मुल्ला ही देखते हैं, लेकिन अगर ममता बनर्जी ने बहरास्त खुद अपने साथ ये मीटिंग बुलाई है तो कहा जा सकता है कि ये मीटिंग काफी अहम होगी और कई अहम मुद्दों पर मदारिस को लेकर जो है वो इस मीटिंग में बातचीत होगी। बिल्कुल शबाना, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, मरकजी सरकारी अफसरों को रिटायर किया गया है। 312 सरकारी अफसरों को रिटायर कर लिया गया है। दयानतदारी की कमी और तसाहुली की बुनियाद पर रिटायर किया गया है इन अफसरों को। मई 2014 से मई 2019 तक ग्रुप ए के 36,000 जबकि ग्रुप बी के 82,000 अफसरों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि मरकजी सरकारी अफसरों को रिटायर कर लिया गया है। 312 सरकारी अफसरों को रिटायर कर लिया गया है। दयानतदारी की कमी और तसाहुली की बुनियाद पर इन अफसरों को रिटायर किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में ये जानकारी दी है। मई 2014 से मई 2019 तक ग्रुप ए के 36,000 जबकि ग्रुप बी के 82,000 अफसरों की कारकर्दगी की बुनियाद पर यह फैसला लिया गया है और 312 सरकारी अफसरों को रिटायर किया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जो 312 सरकारी अफसरों को रिटायर किया गया है, क्या वजूहत बोली गई है कि इन बिना पर इन अफसरों को रिटायर किया गया है? देखिए, ये एक बड़ा कदम है जहां पर मोदी गवर्नमेंट ने इनएफिशिएंसी को देखते हुए कि जिन अधिकारियों की, जिन केंद्रीय जो ऑफिशियल्स हैं उनकी इनएफिशिएंसी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। ये जवाब आज पीएमओ की तरफ से दिया गया है लोकसभा में और इसमें कहा गया है कि 312 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिटायर कर दिया है मोदी गवर्नमेंट ने और उसमें लैक ऑफ इंटीग्रिटी का एक फैक्टर बताया जा रहा है, इनइफेक्टिवनेस का और पब्लिक इंटरेस्ट के चलते ये कदम उठाया गया है। तो ऐसे में जो अगर हम स्पेसिफिक्स की बात करें तो 125 ग्रुप ए के इसमें अधिकारी शामिल हैं, वहीं 187 ग्रुप बी के अधिकारी इसमें शामिल हैं। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं, ये सरकार चाहती है कि जो भी ऑफिसर्स हैं वो इफेक्टिव हो और उनकी इंटीग्रिटी बरकरार हो। ऐसे में ये एक मैसेज भी है उन ऑफिसर्स के लिए जो कहीं ना कहीं कि सभी के लिए इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए भी एक मैसेज है कि मोदी सरकार चाहती है कि जो भी ऑफिसर्स हों वो इंटीग्रिटी के साथ और पूरी इफेक्टिवनेस के साथ अपना काम करें। और ये जवाब है वो आज पार्लियामेंट में पीएमओ की तरफ से दिया गया है। वो रिटायर कर लिया गया है उनकी इनएफिशिएंसी की वजह से। अब उनकी जगह पूरा करने के लिए भी क्या एक प्रोसेस शुरू हो गया है कि उनकी जगह दूसरे अफसरों को लाया जाए जो कि जल्दी से काम को जो है वापस से स्टार्ट करे और किसी तरह की जो है गैप ना आ जाए और कहीं पे काम में डिले ना हो जाए, ऐसा भी कोई इकदाम उठाया गया है? देखिए, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये ऑनगोइंग
प्रक्रिया रहती है जिसमें इवैल्यूएट किया जाता है परफॉर्मेंस को जो भी ऑफिसर्स होते हैं। इसमें अहम बात यह है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में टॉप लेवल के ऑफिसर्स रहते हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की गई है तो ये डाउन द लाइन एक कड़ा मैसेज जरूर जाता है। और वही जैसा आपको मैंने बताया था कि ये कार्रवाई कुल मिला के 312 अधिकारियों के खिलाफ की गई है, तो जाहिर सी बात है उनकी जगह दूसरे अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई होगी और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आने वाले वक्त में भी इस तरह से जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होता रहता है। बिल्कुल। कर्नाटक के सियासी बहरान के दौरान साबिक वजीर आला और बीजेपी के लीडर येदियुरप्पा और बीजेपी के दीगर लीडरान ने असेंबली के बाहर एहतजाज किया है। बीजेपी लीडर वजीर आला कुमारस्वामी से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि 13 अरकान असेंबली के इस्तीफों के बाद मखलूत हुकूमत अक़लियत में आ गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई से मिलिटेंट बौखला गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसलों को कमजोर करने के लिए मिलिटेंट अब पुलिस एहलकारों को अगवा कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन एहलकारों के अहल खाना को भी अगवा करके सिक्योरिटी फोर्सेस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। वजारत दाखिला का कहना है कि मिलिटेंटों के खिलाफ सब्र बर्दाश्त की पॉलिसी जारी रहेगी। कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडर आसिया अंद्राबी की जायदाद को एनआईए ने अटैच कर लिया है। एनआईए ने आसिया अंद्राबी के खिलाफ जारी केस में उनकी जायदाद को अटैच कर लिया है। आसिया अंद्राबी के खिलाफ टेरर फंडिंग के मामले में केस दर्ज है। टेरर फंडिंग मामले में आसिया अंद्राबी को 12 जुलाई तक अदालती तहवील में भेजा गया था। में है जहां एनआईए ने आज सुबह ही तड़के कार्रवाई करके यहां पे जो दुख्तारान मिल्लत की चीफ हैं आसिया अंद्राबी, उनके मकान को यहां अटैच कर दिया गया है। यहां पे सुबह जो एनआईए की टीम आई थी उन्होंने ये पोस्टर यहां पे चस्पा कर दिया है जिस पे साफ लिखा गया है कि जो प्रॉपर्टी है इसको टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इस प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया है, इसको अटैच कर दिया गया है। यहां पे अगर हम बात करें तो जो एनआईए का इल्जाम है उनका ये कहना है कि इस घर से जो टेरर एक्टिविटीज प्लान की जाती थी यहां से ही टेरर एक्टिविटीज को फंडिंग वगैरह दी जाती थी। कुल मिला के देखें तो ये जो पूरी टेरर फंडिंग के खिलाफ जो एक मुहिम छेड़ रखी थी मरकजी सरकार ने, उसी की एक कड़ी इसको माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि एनआईए का अगला कदम क्या होगा। फिरोज बानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। आईजीपी कश्मीर एसपी पानी ने अलहदगी पसंद लीडर आसिया अंद्राबी की श्रीनगर में मिल्कियत को अटैच किए जाने की तस्दीक की है। आईजीपी से जब तफसीलात मांगी गई तो उन्होंने उसे गुरेज किया और कहा कि ये मामला एनआईए की मातहत है। They are there to do that. The case is under investigation with them, so I should not be able to comment on it. Yes, they had asked for the police help to go and issue that attachment order. That has been done. आसाम के 5 अजला सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हैं। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 43 गांव पानी में डूब गए हैं और हजारों लोग सैलाब से परेशानी का सामना कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने आने वाले 2-3 दिनों में मजीद बारिश का इम्कान का इजहार किया है। जो वेदर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 5 दिनों में, तो जो ओवर द रीजियन यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 दिन जो है पूरे रीजन में वाइड स्प्रेड रेनफॉल होने की संभावना है। और इस दौरान काफ़ी कुछ क्षेत्रों में अधिक रेनफॉल भी हो सकता है ऑन डे 1 एंड डे 5 एंड हैवी रेनफॉल इज वेरी likely at isolated places over Arunachal Pradesh on day 4 and day 5 and over Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura on day 2, day 3 and day 4। और गुवाहाटी के आसपास के क्षेत्र में इलाके में आने वाले 24 घंटे में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जनरली क्लाउडी स्काई विथ अ फ्यू स्पेल्स ऑफ रेयर थंडर शावर और मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। स्विट्जरलैंड के शहर जेनीवा में
आबाद पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया है। मुजाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर, बल्तिस्तान, गिलगित में डैम बनाए जाने की मुखालफत की है। याद रहे कि जेनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की हुकूक़ इंसानी काउंसिल का 41वां इजलास इस वक्त जारी है। आलमी क्रिकेट कप 2019 के पहले सेमीफाइनल मुकाबला कल बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो पाया था। इस मुकाबले के बकिया और आज खेले जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि आज भी अगर बारिश हुई तो किस टीम को कितना नुकसान होगा। देखिए रिपोर्ट। पारी को संभालने उतरे न्यूजीलैंड के कप्तान को टीम इंडिया के गेंदबाजों ने रनों के लिए बहुत तरसाया। मैच के पहले 10 ओवरों में न्यूजीलैंड ने सिर्फ 27 ही रन बनाए, जो कि इस वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे कम स्कोर है। हेनरी निकोलस और कप्तान विलियमसन ने पारी को संभालते हुए स्कोर को 50 के पार पहुंचाया। हार्दिक और जडेजा ने विलियमसन और निकोलस को बांध के रखा और दबाव की वजह से 59 रनों पर निकोलस जडेजा का शिकार बन गए। हिंदुस्तानी गेंदबाजी इस कदर शानदार रही कि कीवीज के माहिर बल्लेबाज रॉस टेलर रन ही नहीं बना पाए। टीम इंडिया लगातार न्यूजीलैंड के बैटिंग ऑर्डर की कमर तोड़ती गई। इनके हिटर्स ग्रैंडहोम और जेम्स नेशम भी कुछ न कर सके। मैच में अगर न्यूजीलैंड को कहीं सुकून मिला तो वो मौका था 40 ओवर के इख्तिताम का, जब बारिश शुरू हुई। बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया और फिर इंतजामिया ने ये फैसला किया कि बुध को मैच वहीं से शुरू किया जाएगा जहां मंगल को रुका था। आज अगर बारिश नहीं हुई तो न्यूजीलैंड अपनी पारी के बकिया 23 गेंदों का सामना करेगी। न्यूजीलैंड चाहेगी कि इन बकिया गेंदों में ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाए, मगर न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये 23 गेंदें टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाज और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बुमराह और कुमार डालेंगे। अगर मैच में बारिश हुई और न्यूजीलैंड बल्लेबाजी नहीं कर सकी तो क्या होगा? बारिश के बाद 2 घंटों तक इंतजामिया इंतजार करेगी और इसके बाद ओवर घटा दिए जाएंगे, जो कि हिंदुस्तान के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर न्यूजीलैंड ने दोबारा बल्लेबाजी नहीं की तो फिर क्या होगा? टीम इंडिया को 46 ओवर में 237 रनों का हदफ मिलेगा। अगर टीम इंडिया को 40 ओवर मिलते हैं तो उसे 223 रन बनाने होंगे। अगर टीम इंडिया 35 ओवर खेलती है तो टीम इंडिया को 209 रन बनाने होंगे और अगर सिर्फ 23 ओवर का खेल हुआ तो टीम इंडिया को बनाने होंगे 192 रन। वहीं अगर 25 ओवर का खेल हुआ तो टीम इंडिया को 172 रनों का हदफ मिलेगा। अब अगर बारिश की वजह से सिर्फ 20 ओवर का मैच हुआ तो टीम इंडिया को 20 ओवर में 148 रन बनाने होंगे। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो टीम इंडिया के लिए ये काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये बात नहीं है कि टीम इंडिया नहीं कर पाएगी। टीम इंडिया के पास ऐसा करने की सलाहियत है। इनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी हदफ को पूरा करने का दम रखते हैं, मगर बारिश के बाद पिच में नमी की वजह से बॉल फिसल सकती है, जो टीम इंडिया के बल्लेबाजों के लिए अच्छा नहीं हो सकता। हम आपको ये भी बता दें कि अगर आज बारिश ही नहीं रुकी तो पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया की बेहतर कारकर्दगी की वजह से टीम इंडिया फाइनल में जाएगी और न्यूजीलैंड को अपने घर जाना पड़ेगा। क्रिकेट शायकीन तो यही चाहेंगे कि आज बारिश रुके और न्यूजीलैंड मुकम्मल 50 ओवर खेले। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए आबिद हुसैन की रिपोर्ट। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।